तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जीके। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल की भर्ती आने वाली है। तो उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुग़ल शासक अकबर का जन्म, इसमें डैश कर दिया है, आपको बताना है कहाँ पे हुआ था। चार ऑप्शन है, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अमरकोट या फिर सियालकोट। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, अमरकोट। अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था और अकबर का जो जन्म था वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और अमरकोट कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में है पाकिस्तान में, उस समय वो सिंध का प्रांत हुआ करता था। अब अकबर से एक संबंधित और एक क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा है जो कि अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा, और कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। और अकबर से एक और क्वेश्चन बनता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह है सिकंदरा में, उत्तर प्रदेश में है सिकंदरा। और अकबर के पिता का नाम था हुमायूं का लड़का था अकबर। और हुमायूं के जो पिता थे उनका नाम था बाबर, यानी कि मुग़ल वंश का जो स्थापना किया था भारत में वो बाबर किया था। ठीक है। अब बात आई है बाबर की, तो बाबर से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, और कभी कभी पूछ देता है कि किसके बीच में हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1526 में हुआ था। ठीक है। और 1526 में ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं, आवृत्ति से करते हैं, तरंगदैर्ध्य से करते हैं या फिर वेग से करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें पहला सही हो जाएगा, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से किया जाता है। ठीक है। अब ध्वनि की बात आई है तो ध्वनि से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। और जैसे पूछ देता है कि ध्वनि की जो चाल होती है वो वायु में कितनी होती है। तो ध्वनि की चाल होती है हवा में 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद पूछता है कि ध्वनि की चाल जल में कितना होता है। ये होता है 1483 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद पूछ देता है कि लोहे में कितना होता है, तो 5130 मीटर पर सेकेंड। तो इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ और है कि ध्वनि का जो चाल होता है ये सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद ये द्रव में होता है, और उसके बाद ये गैस में होता है। ठीक है। और ध्वनि से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा कि जो चाल होता है ध्वनि का वह बदल जाता है, और उसके बाद तरंगदैर्ध्य जो होता है, तरंगदैर्ध्य वो भी बदल जाता है, लेकिन ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वह चेंज नहीं होती है। ठीक है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो केवल उसका चाल बदलता है, तरंगदैर्ध्य बदलता है, बाकी कोई चीज़ नहीं बदलता है, उसकी आवृत्ति ये सब निश्चित रहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल हो। चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए कि जैसे आप किसी कुएं में या फिर किसी पहाड़ी पे जाकर वहाँ बोला जाता है तो अपना ही ध्वनि, अपना ही आवाज़ कुछ समय बाद पुनः रिपीट अपना ही सुनाई देता है, रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए जो ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है उसके, और जहाँ से ध्वनि टकरा कर आती है उसके बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि वह ध्वनि सुनाई दे। तो ये न्यूनतम होता है 17 मीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 तापमान सेल्सियस पैमाने पर होगा। चार ऑप्शन है, 37 डिग्री,
54.7 डिग्री, 61 डिग्री या फिर 64 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट पैमाना से शरीर का टेम्परेचर मापा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि वही टेम्परेचर अगर सेल्सियस पैमाना से नापा जाएगा तो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक क्वेश्चन भी पूछता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, या फिर पहले बढ़ता है और फिर घटता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो कम हो जाता है। अब गलनांक मतलब क्या होता है कि वो जल्दी पिघलने लगता है, गलने लगता है बर्फ़ दाब बढ़ाने पर। ठीक है, जैसे आपने बर्फ़ के पहाड़ देखे होंगे, तो पहाड़ चूँकि होता है बर्फ़ का बहुत ज़्यादा ऊँचा, और नीचे की जो तली होती है पहाड़ का, बर्फ़ के पहाड़ का, उस पर ऊपर से दाब ज़्यादा लगता है, तो नीचे का गलनांक कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वो नीचे से पिघलना चालू करते हैं, इसलिए पहाड़ टूट कर गिरने लगता है, टूट कर। ठीक है, तो दाब बढ़ाने से क्या होता है, बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायल के नियम का सूत्र है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा रूल है, कौन सा नियम है जो बायल का नियम कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल 1/P, यानी कि V का मतलब है आयतन और P का मतलब है दाब। यानी कि बायल का जो नियम है वो गैसी नियम है, गैस से संबंधित इसका नियम है। और बायल का नियम कहता है कि निश्चित ताप पर, यानी कि टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, तो किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन जो होता है भी वॉल्यूम होता है, और जो आयतन होता है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही है बायल का नियम। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? यानी कि कौन सी ऐसी धातु है जो डायरेक्ट पृथ्वी से निकाल दी जाती है? 4 ऑप्शन है, तांबा, लोहा, जस्ता या फिर सीसा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, तांबा। तांबा जो होता है ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तांबा धातु। ठीक है, और धातुओं से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम, और इसका जो प्रतीक होता है, वैसे एक कापर का प्रतीक जान लीजिए, कापर का होता है Cu, इसी को तांबा कहा जाता है। ठीक है, और ओस्मियम सबसे भारी धातु है और इसका प्रतीक होता है OS। ठीक है, उसके बाद से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कठोर धातु कौन है? तो प्लेटिनम जो होती है वो सबसे कठोर धातु होती है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछता है कि वर्तमान में जो पीरियाडिक टेबल है उसमें कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में जो पीरियाडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, उसमें कुल 118 तत्व हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम या फिर लोहा। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, लोहा। ब्लड में आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन धातु यानी कि लोहा पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में लोहा किस में पाया जाता है, किस खाद्य पदार्थ में? तो पालक जो होती है, पालक में सबसे अधिक पाया जाता है लौह तत्व, यानी कि आयरन पाया जाता है। ठीक है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपको बताना है कि विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान की शाखा एंटोमोलॉजी, और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्यों का, यानी कि मछलियों का, सरीसृपों का, स्तनधारियों का या फिर कीटों का। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, कीटों का। कीटों का जो अध्ययन होता है वह एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे पूछ देता है कि एपी कल्चर में किसका अध्ययन होता है?
ठीक है, तो इसमें मधुमक्खियों का अध्ययन होता है। उसके बाद पूछ देता है कि सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन होता है? तो सेरीकल्चर में होता है रेशम का अध्ययन, रेशम के कीट को उसमें पाला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है कि पीसी कल्चर किसका अध्ययन है? तो पीसी कल्चर जो होता है वो मछलियों का अध्ययन होता है। ठीक है, उसमें मछली पालन कैसे किया जाना चाहिए उसका अध्ययन कहलाता है पीसी कल्चर। उसके बाद माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ एंथोलॉजी जो होता है उसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद ऑर्निथोलॉजी होता है, उसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, चिड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है ओफियोलॉजी में भी पूछ देता है कि ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो सर्प होते हैं यानी कि सांपों का जो अध्ययन होता है उसको ओफियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, छिपकलियों का अध्ययन को सारोलॉजी कहा जाता है। सारोलॉजी, सारोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? छिपकलियों का। ठीक है, और सिल्वीकल्चर भी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसमें कीमती जो पेड़ होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। किसमें? सिल्वीकल्चर में, सिल्वीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा यंत्र रक्त दाब मापन में प्रयुक्त होता है? यानी कि ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है उसको क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है ग्लूकोमीटर, साइन वेव इन्वर्टर, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। इससे ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब मापा जाता है। ठीक है, उपकरणों से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे कभी कभी पूछ देता है कि इसका अल्टीमीटर का, अल्टीमीटर इसका प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? अल्टीमीटर। ठीक है, तो जो हवाई जहाज उड़ते हैं उनकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का। ठीक है, उसके बाद कभी कभी पूछ देता है बैरोमीटर। बैरोमीटर आप नाम सुने होंगे बैरोमीटर का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलवे के एग्जाम में बहुत पूछता है कि बैरोमीटर का उपयोग क्या चीज़ मापने के लिए किया जाता है? तो इससे वायु दाब को मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि लाल रंग के किसी फूल के ऊपर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल दिखाई पड़ता है। यानी कि अगर कोई फूल लाल रंग का हो और उस पर हरे रंग का प्रकाश डाला जाएगा तो वो किस रंग का दिखाई देगा? 4 ऑप्शन है, हरे रंग का, लाल रंग का, काले रंग का या फिर पीले रंग का। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, काले रंग का। ठीक है, जब लाल और हरा रंग मिलाया जाता है तो ये काला रंग बनता है। ठीक है, तो फूल लाल है और उस पर हरा प्रकाश डालेंगे तो वो काला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव क्या होता है इसको जान लीजिए कि पानी जो होता है अगर पानी को कुछ समय तक बिल्कुल शांत छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर एक लेयर, पतली झिल्ली जैसा एक लेयर बन जाता है, वही पृष्ठ तनाव होता है। तो इसी की वजह से जो लोहे की सुई होती है वो पानी पर तैरती है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि पृष्ठ तनाव से संबंधित कि जल हो या फिर कोई द्रव हो तो उसका जो बूंद होता है वह गोल ही क्यों होता है? किसी भी द्रव को अगर ज़मीन पर गिराया जाता है, खास करके जल को, तो उसका बूंद गोल हो जाता है। तो इसका भी रीजन क्या होता है? पृष्ठ तनाव ही होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा होगा, उत्प्लावन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आर्किमिडीज ने। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए, आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और यहाँ से उठाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण बल का खोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? 4 ऑप्शन है, यह पृथ्वी के निकट है, यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है या फिर इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यमूल के वेग से कम होता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से ही हो जाएगा, चंद्रमा पे गैस अणुओं का जो पलायन वेग होता है वह उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसके वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है,
चंद्रमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि अगर कोई किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर जाया जाए तो उसका जो वजन होगा वो उसमें क्या परिवर्तन होगा, वजन कम हो जाएगा उस वस्तु का या फिर बढ़ जाएगा। तो वजन जो होता है वो कम हो जाता है चंद्रमा पे। अगर किसी वस्तु को आप चंद्रमा पे ले जाएंगे तो उसका जो भार होगा वह कम हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान होता है पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनमो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है प्रकृति में इन चारों में से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, सेलुलोज। सेलुलोज का मतलब होता है रेशेदार, यानी कि जितने भी फल सब्जियां होते हैं उसमें रेशेदार सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रकृति में सबसे ज़्यादा होता है सेलुलोज। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ग्लूकोज से पूछता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पूछता है कि शरीर में ग्लूकोज कहाँ पर भंडारित होता है, कहाँ पर उसका स्टोर होता है। तो यकृत क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को चेंज करके और स्टोर कर लेता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए जब आप व्रत रहते हैं उस समय भी शरीर चलती रहती है, उसको एनर्जी चाहिए, तो उस समय ग्लूकोज क्या करता है, यकृत क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन जो स्टोर करके रखता है उसको पुनः ग्लूकोज में चेंज कर देता है, कन्वर्ट करके, और शरीर को एनर्जी देता है। ठीक है, तो ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होता है, यकृत में, यानी कि लीवर में। लीवर को यकृत कहा जाता है। ठीक है, और लीवर इसको किस रूप में एब्जॉर्ब करता है, तो इसको ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज को चेंज कर लेता है ग्लाइकोजन में, और ज़रूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब बात आई है लीवर की, तो एक और क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये होता है लीवर। ठीक है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और कभी कभी पूछ देता है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो होता है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो जो चर्म होता है ना, चर्म, स्किन, ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है संबंधित। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर आपको सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो कट, कॉपी और पेस्ट करना हो तो आप कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, फाइल, टूल्स, स्पेशल या फिर एडिट। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, एडिट। एडिट जब आप आइकन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कट, कॉपी और पेस्ट का, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, यानी कि टेलीफोन लाइन जो होता है वो कैसे काम कर सकता है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, ध्वनि ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, रेडियो ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन मतलब मोबाइल ही हो गया, और बिना मोबाइल चार्ज किए काम चलता नहीं है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा टेलीफोन में यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, काला चना में, बंगाल चना में, मटर चना में या फिर सोयाबीन में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, कितना, 42%। ठीक है, और इसके बाद अगर किसी का नंबर होता है तो वो होता है अरहर की दाल में। अरहर की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर में, उसके बाद यहाँ डैश कर दिया है, ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख देते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaO2। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिए कैल्शियम है तो ऑप्शन में कहीं भी कैल्शियम नहीं दिया है। ऑक्सीजन भी होता है, कहीं नहीं दिया है। क्लोरीन,
तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है फार्मूला, इसका रासायनिक फार्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, और इसमें है क्लोरीन, ऑप्शन में दिया है क्लोरीन, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित नील द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? अंडमान निको द्वीप जो है उसमें एक द्वीप है, चूँकि अंडमान निकोबार जो द्वीप है इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, तो उसमें एक द्वीप है नील द्वीप, इसका अभी नाम हाल ही में चेंज किया गया है, तो क्या नाम रखा गया है? स्वाभिमान द्वीप, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप या फिर गौरव द्वीप? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, शहीद द्वीप। ठीक है, तो इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय औषधि यानी कि दवाओं का जो रिसर्च होता है वो कहाँ पे होता है? मद्रास में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर बेंगलुरु में? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, लखनऊ में। भारत का केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। अब बात आई है लखनऊ की, तो लखनऊ के बारे में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। पहले तो पूछ देता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है यानी कि बसा है? तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, 22 मई, 27 मई, 28 फरवरी या फिर 30 जनवरी? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, 22 मई। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ रोग दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल में है। आपको बताना है कि विक्टोरिया मेमोरियल जो कि पर्यटक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, यह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हुगली नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? ठीक है, यानी कि पानी में जो गोताखोर जाते हैं उनके पीठ पर एक सिलेंडर बंधा होता है जिसको एक्वालंग्स कहा जाता है, उसमें होती है ऑक्सीजन गैस, और उसके साथ साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? 4 ऑप्शन है, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर हाइड्रोजन? ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, हीलियम गैस। गोताखोर जो पीठ पर सिलेंडर लेकर पानी के अंदर जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है, उसके साथ साथ उसमें हीलियम गैस भी मिलाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? यानी कि जैसे गाड़ियों में हम लोग पेट्रोल डीजल का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से पनडुब्बियों में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोल, कोयला या फिर डीजल? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, डीजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? तो विटामिन के होता है। ठीक है, अब बात आती है इस क्वेश्चन को देखा जाए तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है कौन सा एंजाइम? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन जो होता है वो रक्त का थक्का को बनाने में मदद करता है, और ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम है। लेकिन जो विटामिन है, विटामिन के जो होती है, ये भी रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाखाओं एवं कर्मचारियों की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक कौन है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, पंजाब ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक या मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। ये देश का सबसे बड़ा शाखाओं एवं कर्मचारियों की संख्या की दृष्टि से ग्रामीण बैंक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का 25वां हाईकोर्ट कहाँ पे है? तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड हाईकोर्ट या फिर मणिपुर हाईकोर्ट? ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तेलंगाना।
अभी हाल ही में तेलंगाना जो है वो 2014 में भारत का एक अलग राज्य बना था, आंध्र प्रदेश को काट करके। तो यहाँ पर है, यहाँ पर हाई कोर्ट जो बना है अभी हाल ही में, वो 25वां है, देश का 25वां हाई कोर्ट है, ठीक है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, लेकिन पहले हैदराबाद राजधानी थी आंध्र प्रदेश की, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी किसको बना दिया गया है? अमरावती को, ठीक है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद, ठीक है। उत्तराखंड की बात है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। उसके बाद फूलों की घाटी भी पूछता है, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो ये भी है उत्तराखंड में। और एक और पूछता है कि शांत घाटी कहाँ है? तो ये है केरल में, केरल में है शांत घाटी, और उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। एक और क्वेश्चन मणिपुर से पूछ देता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील विश्व प्रसिद्ध में है ये लोकटक झील, कि कहाँ पे है? ये है मणिपुर में। तो ये थे जीके और जीएस से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।